Good morning, students. Welcome all of you. Today, now we are going to talk about topic शब्द शक्ति. आज हम आपको शब्द शक्ति टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. अब तक जितने भी हमने आपको वीडियो बनाई, जिसमें हमने 4 या 5 क्लास अलंकारों की दी थी, पद परिचयों की 4-5 क्लास दी और भाषा लिपि व्याकरण की भी दी. आशा करता हूँ कि आपने उनको अच्छे प्रकार से पढ़ा होगा और ढंग से और भी देख लिया करो. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है शब्द शक्ति. वैसे तो साहित्य का टॉपिक है ये, लेकिन कंपलसरी हिंदी में इस साल दिया गया है. नंबर 2 अंक का है ये. बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा अगर आप अच्छे प्रकार से ध्यान लगा कर इस टॉपिक को पढ़ोगे. तो सबसे पहले मैं मूलभूत रूप में इसकी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा. शब्द में है शक्ति, 2 वर्ड पावर, नाम से दिख रहा है शब्द शक्ति. तो शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं. बहुत से कहते हैं सर आप लिखते नहीं हो. शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं. प्रश्न ये बता कि सबसे पहले शब्द शक्ति, मैं बात कर रहा हूं शब्द की, तो वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द कहलाता है. यानी जब सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है तो शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो प्राचीन काल में मान लो कोई एक शब्द होगा, उसका एक ही अर्थ होगा, लेकिन उसके बाद एक एक शब्द के हिंदी में अनेक अर्थ निकलने लग गए, मनुष्य एक शब्द के अनेक अर्थ बनाने लग गया, तब इसकी आवश्यकता पड़ी शब्द शक्ति की. तो मैं कहना चाह रहा था कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से, जो मेडिटर होता है, जिस माध्यम से अर्थ निकाला जाता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं, द वर्ड पावर कहते हैं. शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं. दोस्तों, एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे संस्कृत के, और उस संस्कृत के विद्वान का नाम था आचार्य मम्मट. बड़े बड़े विद्वान हुए थे, आचार्य वामन, आचार्य भामा. और इस आचार्य मम्मट ने एक व्याकरण शास्त्र की पुस्तक थी बहुत बड़ी, और उस पुस्तक का नाम था काव्य प्रकाश. आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द का निरूपण किया, और 3 प्रकार के शब्द थे काव्य प्रकाश पुस्तक में. आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के शब्द का रूपांतरण किया और 3 प्रकार के अर्थ उसके हिसाब से बन गए. तो शब्द देखो, शब्द एक तो था वाचक, लक्षक, और एक था व्यंजक. बड़ा सिंपल वे में समझाऊंगा आपको. वाचक अर्थ के रूप में हो गया वाच्यार्थ, जिसे अपन मुख्यार्थ भी कह सकते हैं. लक्षक अर्थ के रूप में हो गया लक्ष्यार्थ, और व्यंजक अर्थ के रूप में हो गया व्यंग्यार्थ. वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ. देखिएगा साहब, मुख्य अर्थ वे सब शक्ति जब वाचक शब्द निकलने पर वाच्यार्थ का बोध होता है, और जब वाच्यार्थ का मुख्यार्थ का बोध होता है वो शब्द शक्ति होती है. अविधा
कौन सी होती है? अविधा। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली हुई लक्षणा, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली हुई व्यंजना। तो दोस्तों, 3 प्रकार के आचार्य मम्मट ने शब्द निकाले। उन 3 प्रकार के शब्द निकालने के बाद अर्थ निकाले। अर्थ के बाद उनके आधार पर शब्द शक्तियों का निरूपण हुआ। तो हम यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आइएगा, और रूबरू होते हैं अलग अलग प्रकारों से। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने एक बहुत बड़ा व्याकरण शास्त्र लिखा था जिसका नाम काव्य प्रकाश। उसमें 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थों का निरूपण किया। वाचक वाच्यार्थ, लक्षक लक्षार्थ, व्यंजक व्यंग्यार्थ। उस आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्ति हुई, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम नंबर 1 पर चलते हैं। इसका अभिधार्थ में अर्थ निकाला जाता है, मुख्य अर्थ से संबंधित होता है। देखें साहब, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्यार्थ का बोध यानी ऐसी शब्द शक्ति जो मुख्य अर्थ का बोध कर रही है। मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। ऐसी शब्द शक्ति जिससे मुख्य अर्थ निकल रहा हो वो क्या कहलाती है? अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। मैं यूँ कहूँ, इस शब्द शक्ति में शब्द का प्रचलित जो अर्थ है, जो नॉर्मल रूप में जो बोला जाता है, जिसे आम आदमी समझ लेता है, व्यक्त हुआ करता है। या मैं यूँ कहूँ, अविधा शब्द शक्ति का अर्थ संबंध शब्द का एक ही अर्थ व्यक्त करने से है। अर्थात जो बोला जा रहा है वही अर्थ निकाला जा रहा है। ये नहीं कि अलग अलग लोग उसका अलग अलग अर्थ निकालें, नहीं जी। अविधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से है। या मैं यूँ कहूँ, अविधा शब्द शक्ति में जो बोला जाता है और जिसे सुनकर एक ही बार में अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए, लिखें, ध्यान से सुनना, एक एक चीज लिख रहा हूं। मुख्यार्थ, जिसे अपन वाच्यार्थ भी कह सकते हैं, यानी मुख्य अर्थ। मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे लाइन में जो कहें, इस शब्द शक्ति से इस शब्द शक्ति से शब्द का सामान्य अर्थ यानी गूढ़ नहीं होता, विशेष नहीं होता, व्यक्त हुआ करता है। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती इसमें। दो बात आ गई कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अविधा शब्द शक्ति कहलाती है और इस शब्द शक्ति से शब्द का सामान्य अर्थ व्यक्त हुआ करता है। अगर मैं यूँ कहूँ कि अविधा शब्द शक्ति से या अविधा शब्द शक्ति का संबंध अविधा शब्द शक्ति का संबंध शब्द का, जो शब्द जिसके बारे में बोल रहे हैं, शब्द का
एक ही अर्थ ग्रहण करने से है। या मैं यूँ कहूँ, अपन और भी देखें कि इस शब्द शक्ति में जो बोला जाता है और जिसे सुनकर एक बार में ही अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। वह अविदा शब्द शक्ति कहलाती। तो देखिए, मैंने 4 चीज बताई आपको कि ऐसी शब्द शक्ति जिसमें मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है, मेनली जो बात कही जा रही है उसका मुख्य अर्थ जो अपन कह रहे हैं वही अर्थ निकल रहा हो, वाच्यार्थ का बोध होता है, अविदा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात इस शब्द शक्ति में जो शब्द का सामान्य आम जो अर्थ है वही व्यक्त हुआ करता है, और इस शब्द शक्ति का संबंध शब्द का एक ही अर्थ यानी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अर्थ नहीं निकलेंगे। अर्थात मैं यूँ कहूँ, जो बोला जाता है और जिसे सुनकर श्रोता जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, एक ही बार में उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, दिमाग नहीं लगाया जाता, हूबहू जो बोला जा रहा है वही अर्थ समझ में आ रहा है, वही अविदा शब्द शक्ति कहलाती है। अब हम इसके उदाहरणों के रूप से देख लेते हैं साहब कि कैसे होता है, इसमें अर्थ कैसे नहीं बदला जाता। देखें, मैं जैसे लिख दूं गधा घास खा रहा है, गधा एक जानवर है और वो खाता क्या है? घास। तो यहाँ गधा जो गधा संबंध है ना, वो जानवर है और जानवर के लिए इसका अर्थ आया है और किसी के लिए नहीं है कि गधा क्या खा रहा है? घास खा रहा है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हूबहू हमें उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तभी तो ये अविदा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मैं यूँ कहूँ, कठूमर अलवर की एक तहसील है तो है। अब इसमें कोई दिमाग लगाने की बात हुई क्या? किसी ने कहा भाई कठूमर तो एक तहसील है, तो है, इसमें कोई क्या करेगा? ये थोड़ी है कि भाई कठूमर को कोई जिला बता रहा है, तो कठूमर अलवर की क्या है? एक तहसील है। मेरे को अलवर राजस्थान का एक जिला है, तो उसके बारे में जैसा कहा जा रहा है वैसा ही उसका सामान्य अर्थ निकल करके आ रहा है। तो वहाँ कौन सा शब्द शक्ति हुई दोस्तों? अविदा शब्द शक्ति। जैसे मैं यूँ कहूँ, पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, तो इसमें कौन सी दूसरी बड़ी बात कह दी? सब लोग कहते हैं भाई पर्वत पर चढ़ना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन है, इसलिए ये सही कहा है किसी ने कि पर्वत पर चढ़ना कोई सरल कार्य नहीं है। तो जैसा कहा जा रहा है उसका कोई दूसरा अर्थ थोड़ी निकल रहा है, सेम टू सेम है कि पर्वत पर चढ़ना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जैसा कहा है वैसा ही किया जा रहा है। तो जिसके बारे में जैसा कहा जाएगा वो वैसा ही अर्थ निकल कर के सामने आ रहा है, वहाँ होती है हमारी अविदा शब्द शक्ति। कौन सी होती है? अविदा शब्द शक्ति। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि श्याम मोटर से जाता है तो जाता है, अब जा रहा है तो जा ही रहा है सब।
तो यहाँ कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाला जा रहा है, एक ही अर्थ निकाला जा रहा है, और जहाँ एक ही अर्थ निकाला जा रहा है वहाँ अविदा शब्द शक्ति होती है। अब ट्रिकी लेवल में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कभी कभी ना किसी ने कहा कि यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं वो सब अविदा शब्द शक्ति में आते हैं। अब कैसे आते हैं सब? अब मान लो मैंने एक उदाहरण लिख दिया कि सजना है मुझे तो अब इसमें कौन सी बुरी बात है? कहा भी गया कि स्त्रियां जो श्रृंगार करती वो अपने पति के लिए किया करती, तो जो कहा गया वो सही कहा गया है, गलत नहीं कहा गया। कोई भी उदाहरण दे, जिस कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय और या खाए वो राय नर और बाप आए वो राय, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। जो कहा गया है ना सही कहा गया है कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, क्योंकि उसको तो खाने के बाद आदमी वावड़ा होता है, इसे तो पालने के बाद ही आदमी बौरान हो जाता है। तो यहाँ जो कहा गया है सेम टू सेम वही अर्थ निकाला जा रहा है, जो मुख्य अर्थ है वही ग्रहण किया जा रहा है। इसलिए यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? अविदा। अविधेय के अर्थ में जो ग्रहण किया जाता है अविद्यार्थ कहलाता है। अविद्यार्थ का बोध कहलाने वाली शब्द शक्ति अविदा शब्द शक्ति कहलाती है, जो मुख्य अर्थ का बोध कराती है। सामान्य अर्थ व्यक्त होता है, शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण किया जाता है और जो बोला जाता है वही सामने वाला अर्थ ग्रहण करता है। अविदा शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अविदा शब्द शक्ति कहलाती है। यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं वो सब कौन सी शब्द शक्ति में आते हैं? अविदा शब्द शक्ति में। क्लियर है क्या नहीं है? समझ में आ रहा है? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन नंबर 2 पर चलते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। यानी लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। मैं यूँ कहूँ, जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए, मैं इस मान लो वक्ता हूँ, जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्यार्थ से भिन्न, मैंने कहा मुख्य अर्थ होता है, जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ निकाला जाता हो, अर्थात मुख्य अर्थ के निकलने में डिस्टर्ब हो रहा हो, बाधा उत्पन्न हो रही हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, तब किसी रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ या इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मैं यूँ कहूँ, जब शब्द के मुख्यार्थ, बोले तो वाच्यार्थ, जब शब्द के मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर, अतिक्रमण मतलब क्रॉस कर देते हैं उसको, दूसरा उसका अर्थ निकल नहीं रहा है, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो उसे लक्षार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षार्थ। और लक्षार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मैं इसके उदाहरण बाद में लेके पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं ना, ठीक है? सही है ना? ठीक है, लिखे। जब किसी वक्ता द्वारा
जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ निकाला जाता हो। समझ में आ रहा है? अर्थात कोई वक्ता किसी शब्द को कह रहा है तो शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो नहीं निकल रहा हो, अलग अर्थ निकल रहा हो। अर्थात दूसरे ऊपर यूँ कहें, शब्द के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, तब अपन करेंगे क्या? शब्द के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन में से उद्देश्य होता है, पर्पज जो होता है, प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ यानी अन्य अर्थ या इच्छित अर्थ का बोध होता है, उसे ध्यान सुने इस परिभाषा को, काफ़ी बार अलग अलग रूप में पूछ लेते हैं, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात दूसरे रूप में और भी अपन यूँ कह दें कि जब शब्द के मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर, जब शब्द के मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, अर्थात मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, अर्थात मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए एक मिनट के लिए, इससे पहले जब हमने हमीदा पढ़ी थी तो जो लिखा गया था, जो बोला गया था, सेम टू सेम उसका वही अर्थ सामने वाले ने या सुनने वाले ने निकाला था।
दिमाग उसने लगाया नहीं था, फिर भी अर्थ समझ में आ गया था। लेकिन यहाँ कि जब वक्ता जो शब्द कह रहा है और जो वो कहना चाह रहा है, जो वो उसने कहा है, उससे उस मुख्यार्थ से अलग अर्थ निकाला जाता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तब कोई रूढ़ी या उद्देश्य या प्रयोजन के आधार पर उस मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले कोई और अर्थ या इच्छित अर्थ का बोध होता है जो हम चाहते हैं, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मैं यूँ कहूँ कि जब शब्द के मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर दिया जाता है और कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्षार्थ कहते हैं, और लक्षार्थ का बोध करने वाली जो शब्द शक्ति है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। आइए मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, आपसे जुड़ने की कोशिश के तहत। एक उदाहरण के रूप में आपको उदाहरणों से समझेंगे ये अपन कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति क्यों है। जैसे मैं कहूँ जैसे मैंने कहा पूनम ने कहा कि उसका भाई चौकन्ना है। देखो अब मैं एक उदाहरण ऐसे भी लिख दूं, अध्यापक ने कहा कि पवन तो निरा गधा है। पवन तो निरा गधा है। अब देखें, पूनम ने कहा कि उसका भाई, यहाँ तक तो हमें जैसे पूनम ने कहा कि उसका भाई है, चौकन्ना है। अब देखें साहब, चौकन्ना, पहले तो इसका मुख्य अर्थ देखते हैं साहब हम। इसका मुख्य अर्थ देखते हैं। अब मुख्य अर्थ चौ में से चार, कन्ना में से कान, चार कान, चार कान है, यानी उसके भाई के चार कान हैं। तो ये कौन सा अर्थ हुआ? तो मुख्य अर्थ कैसा हो गया? डिस्टर्ब हो गया। मुख्य अर्थ में क्या आ गया? क्रॉसिंग हो गई। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई। अपनी गाड़ी से ये मुख्य अर्थ फिसल गया, पटरी से उतर गया। अभी चढ़ाना है हमें दोबारा से, तो अर्थात मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा ना, मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा ना। मान गए ना इस बात को आप? तो जब मुख्य अर्थ नहीं निकलता है तो अर्थ तो निकालना पड़ता है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि उसके जैसे लक्षण होते हैं उन लक्षणों से संबंध अर्थ निकाला जाता है। तो उसका भाई चौकन्ना, चौकन्ना का मतलब सतर्क, सावधान। आजकल नाटक आ रहे हैं ना, सावधान इंडिया, सतर्क रहता है। तो लक्षण क्या है उसके भाई के? ये वो सतर्क है। क्या है? सतर्क। तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जहाँ मुख्य अर्थ बदल रहा है, मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा है, तब मुख्य अर्थ नहीं निकलने पर लक्षणों से संबंधित अर्थ निकाला जाता है। और जहाँ लक्षणों से संबंधित अर्थ निकाला जाता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी? लक्षणा। उदाहरण और दूसरा भी है आपके सामने। अध्यापक ने कहा कि पवन तो निरा गधा। ये गधा देखे, गधा। अब गधा का पहले मुख्यार्थ देखें। गधा का मुख्यार्थ क्या है? बताओ बताओ, नहीं पता किसी को? देखें, गधा का मुख्य अर्थ है जानवर। भाई जानवर ही तो है गधा, कि कोई आदमी है? अरे मनुष्य थोड़ी है, हाँ जानवर ही है ना। तो देखिए अब मुख्य अर्थ क्या है? जानवर।
तो मुख्य अर्थ निकल रहा है क्या? मुख्य अर्थ निकलता तो ये होता कि पवन तो जानवर है। अब वो कोई जानवर है क्या? पूंछ है क्या उसके? नहीं है ना। चार पैर है क्या? नहीं है। देखिए जानवर, तो मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा है। बोलो निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। अब अर्थ निकालें, देखो कैसे निकालें। जब मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा है तो संबंध रखने वाले, अब देखो वो कैसा है, या गधा का अर्थ क्या निकाला? मूर्ख। क्या निकाला? अब बैल का भी अर्थ अपन मूर्ख निकालते हैं ना, तो वहाँ भी लक्षणा सब शक्ति हुई। तो यहाँ जानवर मुख्य अर्थ है, नहीं निकला। तब मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले, मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले शब्दों का अर्थ निकाला जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उन दो एक उदाहरणों से आपके समझ में आते। अब और अनेक उदाहरणों पर चलते हैं। देखें, जैसे मैंने लिख दिया लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। क्या थे? शेर थे। लाला लाजपत राय पंजाब। लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे, जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, रूह कांपती थी। 3 नेता हुए थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। जब कांग्रेस 2 दलों में बटी थी, एक तो नरम दल और एक गरम दल, एक गरम दल के नेता थे, तो इनको लाठियों का शिकार कर लिया था, जिसकी हत्या का बदला सरदार भगत सिंह ने लिया था। तो वो लाला लाजपत राय। अब देखें, पंजाब के शेर थे। शेर, अब शेर का मुख्य अर्थ देखें आप। मुख्य अर्थ वही जानवर, जंगल का राजा। अब कोई वैसे अगर मुख्य अर्थ से देखे, लाला लाजपत राय पंजाब के जानवर थे, तो ये कोई मुख्य अर्थ तो निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। जब अर्थ नहीं निकल रहा मुख्य अर्थ, तब हम इससे संबंधित अर्थ निकालने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश। कैसे? कि क्या है? मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा, तब आप अपन क्या करेंगे? मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले, लक्षण से संबंध रखने वाला उसका अर्थ निकालेंगे। तो वो उसमें कैसे लक्षण थे? शेर थे। वो शेर जैसा उनका जिगर था, जो उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, इसलिए उन्हें पंजाब के क्या कहा गया? शेर कहा गया। क्या कहा गया? शेर कहा गया। जैसे मैं यूँ कहूँ, लाल पगड़ी जा रही है। जब देश आज़ाद नहीं हो उस समय तक हमारी जो हिंदुस्तान की पुलिस थी, वो पगड़ी, टोपी नहीं पहनती थी। क्या पहनती थी? वह पगड़ी पहनती थी। क्या पहनती थी? पगड़ी। क्या पहनती थी? वो पगड़ी पहना करती थी। इसलिए लाल पगड़ी, यानी यहाँ पुलिस की बात है। तो यहाँ लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ क्या निकाला जा रहा है? क्या निकाला जा रहा है? लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसके कुछ भेद भी होते हैं, जिन्हें हम अगले अपने चैप्टर में आपको बताएंगे। यहाँ तक आपने देखा अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के शब्द अपनी काव्य प्रकाश पुस्तक में बताए थे, वाचक, लक्षक, व्यंजक, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, जो अविदा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति के रूप में आए। अविदा जो मुख्य अर्थ है, जैसा कहा जाता है वैसा ही अर्थ निकाला जाता है, यानी सामने वाले को अर्थ ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं आती, वह अविदा शब्द शक्ति कहलाती। उसके बाद अपन ने लक्षणा की बात की और साधारण रूप में समझाने की कोशिश ये की थी कि जिसमें मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा हो, तब
हम उस मुख्य अर्थ से अलग हट करके लक्षणों से संबंधित अर्थ निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मुख्य से अर्थ निकालने से संबंधित अर्थ निकाला जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कल के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। तब तक आप पढ़ते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।